अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रशुद्ध द्वितीया दिनांक 23 मार्च 2023 भाव प्रकाश निघंटू शंखं चक्रं जलदान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् पौमौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ ॐ शांति शांति शांति। यस्मात् द्रव्यात् भवेत् त्रिषु हर्षो वाजीकरम् हितः यथाश्वगंधा मुशली शर्करा च शतावरी। तो जिससे स्त्रियों के बारे में हर्ष निर्माण होता है वो वाजीकर कहलाता है, जैसे अश्वगंधा मुशली शर्करा और शतावरी। तो इसमें अपत्य संतान कर की बात नहीं है, जो केवल सद्य संप्रहर्षण इसके बारे में है, उसी के बारे में जिक्र की गई है। और समाज में इसी का ज्यादा जिक्र इस प्रकार का है, लेकिन सच्चे ढंग से देखा जाए तो दोनों आवश्यक है। और शतावरी और अश्वगंधा एक शीतवीर्य एक उष्णवीर्य है, तो ये थोड़ा सोच समझ कर इसका प्रयोग करना है। और अश्वगंधा रेचक भी है शुक्र की, शतावरी थोड़ी स्तंभक इस प्रकार की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना इस प्रकार का रहेगा। यस्मात् शुक्र से वृद्धि स्यात् शुक्रम ही तदुच्यते यथा नागबलाद्यासीव बीजम च कपिगच्छति। जो जिससे शुक्र की वृद्धि होती है वो शुक्रल कहते हैं, वो उसको वाजीकरण से अलग कहते हैं। तो हर्ष होना ये वाजीकरण में आता है। और नागबला वगैरह और कपिकच्छु
ये इसका जो बीज है ये शुक्रल इस प्रकार का है। तो दोनों को इसमें अलग किया है, ये एक थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। जो शुक्रल है वो शुक्र बढ़ाते हुए इसकी भी विभाजीकरण अंग की पुष्टि करेगा, ऐसा वास्तव में रहेगा। लेकिन दोनों अलग अलग इस प्रकार के किए हैं। और वैसे कपिकच्छ और वृषम वृष्या जो कपिकच्छ के बारे में बताया जाता है, तो वृषम वृष्य इस प्रकार का बात बात कही जाती है। तो ये केवल शुक्रल मानना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। दुग्धन माशाश्च भल्लातक फल मज्जा फलानि च एतानि जनकानि स्युः रेचकानि च रेचकाः। दूध, उड़द, भल्लातक फल मज्जा, मलानि च। हाँ, मलानि च। मलानि च का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये समझ में ही नहीं आ रहा, इसकी कोई टीका भी नहीं है, ये भी अजीब बात है थोड़ा। तो ये थोड़ा देखो भाषांतर में कुछ किया है क्या। तो भलात्ता फल मज्जा, गोडम्बी जिसको कहते हैं, ये भी जनक और रेचक का शुक्र का है। और वैसे कंटकारी भी इस प्रकार की मानी जाती है कि ये रेचक इस प्रकार के काम करती है शुक्र का। और एक मानना ऐसा भी है कि शुक्र बढ़ाना है तो शुरू में शुक्र रेचन करके पहले जो शुक्र है वो निकाल दे, कंटकारी जैसे प्रयोग करके। और फिर नया जो शुक्र बनेगा उसके लिए स्तंभन या वंग भस्म वगैरह का प्रयोग करें, ऐसा एक प्रचलन है। प्रवर्तिनी स्त्री शुक्रस्य रेचनं बृहति फलम, जातिफलम स्तंभकं स्यात् कालिंगम क्षयकारी च। हम्म। तो स्त्री शुक्र की प्रवर्तिनी है, और बृहति फल जो लोरली या रिंगनी कहते हैं ये रेचन है। जाति फल स्तंभक है। और कालिंगम क्षयकारी च, जो इंद्रिय है कुटज बीज, वो क्षयकारी इस प्रकार का है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और जाति फल स्तंभक है, तो एक प्रचलन में था या मैंने ये सुझाव दिया मालूम नहीं, त्रिफला भावित जायफल, ये मैं एक योग बनाता हूँ। तो जायफल स्तंभक है लेकिन ग्राही है ज्यादा। और त्रिफला का एक दूसरा प्रयोग बताया जाता है, जो त्रिफला घनसार बना के उसमें यष्टि मधु का चूर्ण डालते हैं। तो ये खास करके शुक्र का संबंध अच्छे तरीके से करता है। तो ये पहले मैं बनाता था, अभी तो नहीं बनाई मैंने। लेकिन त्रिफला भावित जायफल, जायफल को त्रिफला की भावना देके फिर उसकी गोली बनाना। और वो खास करके हस्तमैथुन की जिनमें आदत है और अपने आप शुक्र स्राव होने लगता है, इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ वंग है या फिर ये जाति त्रिभाषा इसको कहता हूं मैं, इसका प्रयोग हो सकता है। या फिर वराघनवटी इसका प्रकार का प्रयोग हो सकता है। दुसरा पण ते काय वापरतो रे तो दुसरं काय वापरतो आपण आता ते? तो शुक्र स्तंभनासाठी नहीं नहीं ते झालं. मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक्चुअली वो तृष्णा रोग में बताया गया है। हाँ, कुमुदेश्वर। तो उसका भी इसके लिए प्रयोग हो सकता है। और हस्तमैथुन की आदत से काफी बुरी हालत हो सकती है, सुइसाइड तक टेंडेंसी हो सकती है। तो इसमें तंबक के हिसाब से वंग ये अहम है, कुमुदेश्वर एक है, त्रिभाजा एक है, और वराघनवटी ये एक बात है। तो ये अ, होना चाहिए।
प्रवर्तिनी स्त्री शुक्रस्य वाजीकरणमग्रंच स्थैत्रम स्त्रिया प्रहर्षिणी, ये जो चरकाचार्य ने बात बताई है, ये सबसे श्रेष्ठ वाजीकरण स्त्री है। इस प्रकार के साष्टांग दंडवत। रसायनं तु तज्ज्ञेयं यज्जरा व्याधिनाशनम यथा हरितकी दंती गुग्गुलुश्च शिलाजति। तो जो वार्धक्य और त्रिफला घनता वरा घनवटी, जो जरा और व्याधि का नाश करने वाला है, वो रसायन इस प्रकार का है। यथा हरितकी दंती, तो दंती का रसायन के स्वरूप में प्रयोग मैंने तो नहीं देखा है। गुग्गुल और शिलाजतु का प्रयोग आता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। वैसे चंद्रप्रभा गुग्गुल और शिलाजतु का योग है और अच्छी काम करने वाली इस प्रकार की दवा है, रसायन बताई गई है। पूर्वं व्याप्याखिलं कार्यं नहीं ततः पाकंच गच्छति। अखिलं कायं कायः विवाहित यथा भंगा फेनश्चाहे समुद्भवम्। भंगा तो पहले शरीर को व्याप्त करके फिर पाक जिसका हो जाता है, ये वो वैवाही है इस प्रकार का। और भंगा और आइफेन ये वैवाही में डाले गए हैं। वैसे सभी आसवारिष्ट इस प्रकार के वैवाही विकासी गुणधर्म वाले हैं, तो उनका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। लेकिन भंगा इस प्रकार से वैवाही है, ये मैं पहली बार इस प्रकार का देख रहा हूँ। तो ठीक है, अभी भंगा के टैबलेट्स मिल रहे हैं, टीबी, त्रैलोक्य वैजयंती वगैरह इस प्रकार से। तो शायद इसको हम इस दृष्टि से देखने की कोशिश करें, केवल वेदना शमन के लिए देना, ऐसा करने से बजाय ये होना। और आसवारिष्ट जो है वो सभी इस प्रकार के वैवाही विकासी गुण व कर्म वाले हैं, तो उनका प्रयोग करना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। वैसे एलोपैथी की जो ड्रग्स है, वो सभी वैवाही विकासी होने के कारण साक्षात पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर उनकी जो कार्मुकता है वो दिखाती है इस प्रकार से। तो किसका घनसार बताया था, ऐसा उन्होंने पूछा था। हाँ, तो त्रिफला का घनसार इस प्रकार से, और उसमें बाद में यष्टि चूर्ण डालना। तो अगर हमें जल्दी परिणाम चाहिए, तो विष एक वैवाही विकासी है, उसका प्रयोग हो सकता है। अगर हम विष को बचना बचना वगैरह इस प्रकार से जो है उसको भली भांति प्रयोग करेंगे, तो भी ये कार्य हासिल हो सकता है। या फिर अथवा अष्टों के जरिए ये काम करवाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो मैं मानता हूँ कि इसमें वैवाही विकासी गुण के बारे में हमें जरा ज्यादा ही सोचना पड़ेगा। तो ये वैवाही विकासी का अच्छा परिणाम रहेगा। जब मैं केरल गया था 1992 में, तो श्रुति मेरी बेटी 2 बरस की थी और उसको कान में दर्द हो गया, सीवियर दर्द हो गया इस प्रकार। तो वहाँ आयुर्वेद के किसी वैद्य के पास चले गए। मेरे ख्याल में आप शायद कोटकल में हमने आर्य वैद्यशाला में ही पूछा था। तो उन्होंने कहा दशमलरिष्ट, और कुछ कहा ही नहीं, दशमलरिष्ट देना है। और त्रिफला और उसमें घनसार बना के यष्टि चूर्ण बाद में मिलाना है। तो हाँ, साउथ में 2 3 4 इस प्रकार के आटा वरिष्ठ मिक्स करके करके देते हैं। ये होता है। मैं जहाँ पे जाता था उनके भट्ट सर के पास,
उनके पास भी इस प्रकार के आस्वारिष्ट मिक्स करके या फिर उसमें अर्क डालते, अजवाइन अर्क वगैरह इस प्रकार का भी उसमें डालते, और फिर वो बोतल बना के दे देते थे। इस प्रकार का प्रचलन था। तो ये हो सकता है इस प्रकार का डिस्पेंसिंग अर्क या अस्वारिष्ट इकट्ठा करके हो सकता है। तो जैसे ही दशमूलारिष्ट दिया, उसका कान में दर्द था वो तुरंत शांत हो गया। तो ये अजीब इस प्रकार का अनुभव है, लेकिन व्यवाई ये जो बात बताई जाती है उसका हमें जिक्र करना पड़ेगा, और उसको भलीभांति किस प्रकार से उपयोग में लाए इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। संधिबंधांस्तु शिथिलान् यत् करोति विकासितत् विशोष्य उजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुक द्रवो। हस्तमैथुन के लिए बताया था जरा। हस्तमैथुन जन्य शुक्रक्षय। तो हस्तमैथुन की इच्छा को रोकने के लिए इसका फायदा होता है। ये मैंने जीवक मासिक में किसी के वैद्य के द्वारा लिखा इस प्रकार का देखा था, तो मैंने करके देखा इस प्रकार। तो जो संधि बंधों को शिथिल कर देती है वो विकासी है, और ओष का विशोषण करके धातुओं से इस प्रकार का काम करता है। तो कर्मों का कोद्रव, ये इस प्रकार की बात कही जाती है। तो ये इस प्रकार के विकासी गुणधर्म वाले हैं। तो धातुओं की हिंसा होती है इसमें, इसलिए विकासी का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। व्यवहारिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों जनरली साथ में रहते हैं, और इसीलिए एलोपैथी के इसमें द्रव्यों के दुष्परिणाम दिखाई देते हैं इस प्रकार से। दशमाल अरेस्ट ओरली या लोकली? ओरली, ओरली हमने देखा नहीं है काढ़े का उसी प्रकार का प्रयोग होगा क्या इस प्रकार से, लेकिन दशमल अरिष्ट ओरली दिया था और फिर उसका फायदा हुआ था। मेरे पास एक हमारे यहाँ काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट थी, और मिक्सर चलाते समय कुछ हुआ और उसको झटका लगा विद्युत का, और हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। हाथ पूरा लोड़ा पड़ने जिसको कहते हैं कि कुछ काम का नहीं रहा। इस प्रकार से, इस प्रकार वो क्लिनिक में दौड़ते आ गई। तो फिर उस समय झट से काम करने के लिए मैंने कुछ तेल, शायद बला गुड़चरी वगैरह होगा, और उसमें दशमलव अरिष्ट 10 ml डाल के बत्ती दिया था, और तुरंत उसका फायदा हो गया। जैसे ही बत्ती 40-50 ml तेल और ये दशमलव अरिष्ट इस प्रकार से, तो हाथ नॉर्मल हो गया 2-3 मिनटों में ही। तो ये बड़ा अजीब अनुभव रहा। मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना इतना जल्दी। मैंने तो पहली बार इस प्रकार की केस देखी थी कि शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग के इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। तो इसमें त्रिफला भावित जायफल, त्रिफला को, हाँ, हाँ, जायफल को त्रिफला की भावना देनी है। तो ये एक अच्छा योग है। बुद्धिं लुम्पति यद्रव्यम मदकारि तदुच्यते तमोगुण प्रधानं च यथा मध्यम सुराधिकम्। जो द्रव्य बुद्धि पर लेप करता है, या बुद्धि काम नहीं करती है उसमें, वो उसको मदकारी कहते हैं। तमोगुण प्रधान इस प्रकार का होता है, यथा सुरादि मध्य इस प्रकार से। तो मध्य का इस प्रकार का परिणाम सभी को मालूम इस प्रकार का है। ये अवस्थाएं होती है उसकी, और तृतीय मदावस्था जो है उसमें लोग पड़े रहते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह इस प्रकार। नहीं, वातव्याधि है करके तत्काल लाभ देने के लिए बस्ती, और वैवाहिक गुण से काम होने के लिए उसमें दशमालरिष्ट इस प्रकार का डाला। और उसका 10 ml ही था, उसका बस्ती दिया, और तुरंत उससे फायदा हुआ। ये हमारी क्लिनिक में देखा गया इस प्रकार का।
इस गोवस्ती के बारे में फिर से बताएं। दशमूलारिष्ट कितनी मात्रा से दे सकते हैं बस्ती में? ये तो अलग अलग रहेगा। मैंने जो दिया था 10 ml ही दिया था और 40-50 ml बलागुड़ चने तेल था। लेकिन मात्रा हम हमारे दृष्टि से डिसाइड करेंगे कि कितनी मात्रा देनी चाहिए। मैंने 10 ml दी थी उस समय में, और ये तुरंत उस समय में क्या करना है ये सोचकर दिया था। उसमें कुछ ज्यादा सोच नहीं थी कि कैसे करना है, क्या है, क्या प्रत्युत्पन्नमतित्व जिस प्रकार से कहते हैं। तो व्यवहारिक विकासी गुण मेरे में चाहिए, इसलिए ये किया था इस प्रकार। तो ये मदकारी जो द्रव्य है, भंगा वगैरह इस प्रकार के भी द्रव्य है मदकारी इस प्रकार से। और ये मारिजुआना वगैरह अभी जो हीरोइन, ये जो द्रव्य है जिसका काफी प्रचलन विदेशों में तो ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। मैंने एक इसकी केस ट्रीट की थी। 18-19 बरस का युवा था और इसकी आदत पड़ गई थी, चेसिंग करके मारिजुआना ऐसा कुछ ले रहा था। तो मैं क्लिनिक बंद करने वाला था कि उसके पिता क्लिनिक में आया और उन्होंने कहा कि मेरे लड़की के ऐसे उसने क्विट किया, वो लिया नहीं, और पूरे शरीर का स्तंभ हो गया है, जैसे लकड़ी जैसे बन गए हैं, बहुत ही बेचैनी है। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने पूछा कि वो कैसे लेता था, तो उन्होंने कहा कि ये चेसिंग करके धूमपान करके लेता था इस प्रकार। तो मैंने विशेषज्ञ के हिसाब से दशांग लेप, तो उसका चूर्ण था मेरे पास। ताप्यादि लोह और कुछ वसंत कुसुमाकर वगैरह ऐसी कुछ दवा डाली थी, और भीतर भी लेने के लिए कहा था, और उसका धूम बना के लेने के लिए की भी कहा था, और अनुपान के रूप में 770 6 चम्मच ये बताया था। मैंने 4 पुड़िया दे दी, वो रात 8 बजे कभी तक आया था इस प्रकार से। और मैंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो पूरी रिपीट करो इस प्रकार से। तो उन्होंने पहली पूड़ी दे दी तो थोड़ी बेचैनी कम हो गई, हाथ पांव थोड़े ढीले पड़ गए। 1-2 घंटे तक अवस्था रही, फिर से वो बेचैनी बढ़ गई, फिर से हाथ पांव लकड़ी जैसे हो गए, तो दूसरा डोज दिया। और मैंने पहली बार 6 चम्मच सारा सत्तारिष्ट बताया था। तो ये होने के बाद फिर से वो थोड़ा आश्वस्त हो गया, थोड़ी देर तक सो गया। फिर सुबह है 4 बजे फिर से ये तकलीफ हुई, तो फिर से तीसरा डोज दे दिया। तो तीसरा डोज देने के बाद वो सो गया और 9-10 बजे उठ गया और नॉर्मल था इस प्रकार से। स्मैक करके आता है। हेरोइन एडिक्शन के लिए कुछ बताइए। ये स्मैक का ही था ये, और चेसिंग करके लेता था। तो फिर मैंने तो उस समय मरीज देखा नहीं था, पिता केवल आए थे, फिर वो आया मिलने के लिए। तो उसको समझाने की कोशिश की, दवाइयाँ दी। 1 हफ्ते तक वो ठीक रहा, लेकिन फिर से उसने ये शुरू किया। और फिर पिता भी नहीं आए और मुझे भी दिलचस्पी नहीं रही। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, धूपन दिया था या धूपन दिया था और भीतर भी लेने के लिए दिया था। तो दशांग लेप का दोनों में प्रयोग किया था, और धूपन में शायद और कुछ द्रव्य डाले होंगे, मुझे याद नहीं है, गूगल वगैरह ऐसा कुछ डाला होगा इस प्रकार। तो पुड़ी जो दी थी वो 4 पुड़िया दे के रखी थी मैंने, 3 रात में खत्म हो गई, और सुबह फिर चौथी पुड़ी ले ली, शाम को फिर से दवा लेने के लिए आ गए इस प्रकार से। लेकिन मेरे लिए एक ये अच्छा अनुभव इस प्रकार का है। अल्कोहल एडिक्शन में अभी तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है। तो कुछ लोग दवा देते हैं, होम्योपैथी की भी एक दवा आती है, और आयुर्वेद में भी कुछ लोग दवा देने वाले हैं।
लेकिन मेरा अनुभव नहीं है खास इस प्रकार के होम्योपैथिक एडिक्शन में से। सर वो, होम्योपैथिक में सर, प्रणाम सर, होम्योपैथिक में एविना स्टाइवा आती है, एविना, हम्म। और गोटॉक्स के नाम से आती है, वो कॉम्बिनेशन आता है उसमें, टोबैको का और अल्कोहल का डी एडिक्शन के लिए देते हैं, और साथ में सल्फर यूज करते हैं। साथ में क्या करते हैं? सल्फर। सल्फर। अच्छा। जी। अच्छा रिजल्ट है सर, तो मैंने काफी लोगों में दिया, और अजवाइन का अर्क भी देते हैं। अजवाइन सर। ओके। योग मुझे पक्का याद नहीं है, विषग्न परिणाम चाहिए और मानसिक पर चाहिए, इसलिए वसंत कुसुमाकर तो था, साप्यादी था, और दशांग लेप था। बाकी और कुछ दिया था ये याद नहीं है अभी, ये काफी पुरानी बात है, 1984-85 में आया था ये पेशेंट इस प्रकार से। दशांग लेप का अभ्यंतर प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो सभी विषग्न है द्रव्य, और पहले पाउडर के फॉर्म में भी आता था, अभी भी आता है शायद मेरे ख्याल में, और गुट्टी के फॉर्म में भी आता है। तो वो घीस के पानी में घीस के ऊपर से लेप लगाने के लिए गुटी अच्छी है, लेकिन भीतर प्रयोग के लिए दशांग लेप जरूर दे सकते हैं। मॉडर्न शिप भी एक टैब देते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। डाइसल्फिराम है सर, वो डाइसल्फिराम, पर उसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर, वो पाल्पिटेशन करती है, हार्ट वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता, जो यंग पेशेंट है उसको दिया जाता है। उसका देने से, एक बार देने से अगर अल्कोहल का स्मेल भी आता है तो भी वॉमिटिंग हो जाएगा, और फेस रेड हो जाता है, और पाल्पिटेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, फिर उससे पेशेंट डर जाता है, इसलिए पीता नहीं है। अच्छा। तो ठीक है, काउंसलिंग, गंदे दोस्तों का त्याग और ड्रग्स छोड़ने से शरीर पर आ रहे दैनिक कार्यों के निष्पादन को भी टैकल करना होगा, ये तो सही है। यहाँ मुक्तांगन करके पुणे में एक अच्छी संस्था है, और वहाँ पे एडमिट करवा लेते हैं, और फिर काउंसलिंग तो होता रहता है, लोग अपने अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं, तो उससे काफी फायदा होता है। लेकिन सभी में उस व्यक्ति का निर्धार होना ये प्रज्ञापराध ही है, श्रुति विभ्रंश है। तो जब तक व्यक्ति खुद उसके बारे में कन्विंस नहीं है कि मुझे ये करना ही है, तब तक नहीं होगा। दुष्परिणाम अल्कोहल डी एडिक्शन में देते हैं। डिसोफिरम। ओके। अवेना सल्फर बोटॉक्स। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर डी एडिक्शन हो जाता है, होम्योपैथिक ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में कुछ लोग करते हैं इसमें, लेकिन मुझे वो मालूम नहीं है कि क्या देते हैं इस प्रकार से। और व्यक्ति के समझ में न आए इस प्रकार से भी दिया जाता है, खाने में, चाय में, इस प्रकार से। और वो भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो सुरादि का मध्य जो है वो बुद्धि का लुंपन करने वाला इस प्रकार का, और फिर बदकारी इस प्रकार का कहा जाता है। विवाहिच विकासिच छात श्लेष्मच्छेदि मदावहम आग्नेयम जीवितहरम योगवाही स्मृतम मिशन। गोटॉक्स। गोटॉक्स होम्योपैथिक दवा है। यह भी होम्योपैथी में
कुछ कुछ इस प्रकार से प्रोप्राइटरी बना दिए हैं, वैसे डेंटोनिक ये काफी कॉमन है इस प्रकार से अब बच्चों के लिए। तो इसी प्रकार का शायद ही गोटॉक्स होगा। जवाई विकासी कफ का छेद करने वाला और मद निर्माण करने वाला आग्नेय जीवितहर ये और योगवाही ये विषय है। तो विषय परिणाम को टाल के योगवाही का अगर उसमें प्रयोग किया जाए विषयों का, वैसे काफी बचना वगैरह जो है वो काफी विषयों का प्रयोग आयुर्वेद में है, कुचला का है इस प्रकार से। तो अच्छी तरीके से शुद्धि करके निर्विष करके उसके वैवाहिक विकासी और ये योगवाही इन गुणों का फायदा ले सकते हैं। ग्रुप में पिक्चर डालूंगा, ओके। तो इस प्रकार से विषयों का भी अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। निजवीर्येण यद् द्रव्यं स्रोतोभ्यः दोष संचयं निरस्यति परमातिथ्यात् तथा तद्यथा मरीचम वचा। तो अपने वीर्य से जो द्रव्य स्रोतों से दोष संचय को निकालता है वो परमार्थी है, जैसे मरीच और वचा इस प्रकार से। तो जब अभिषंद बहुत ज्यादा इस प्रकार का होता है और स्रोतोरोध इस प्रकार का हो जाता है तो इसमें मरीच और वचा अच्छा काम करते हैं। तो इस दृष्टि से भी वचा का प्रयोग हो सकता है और उसको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। ये एक मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। खास करके दही सेवन ज्यादा दिन तक किया है और उससे स्रोतरोध वगैरह बातें हो रही है तो मरीच का प्रयोग होता है। यहाँ शिंदे शास्त्री थे, दंत रोग की प्रैक्टिस करते थे और ताराचंद में ईएनटी की ओपीडी भी चलाते थे। तो श्वेत मरीच मिलता है डायरेक्टली, जो ऊपर का आवरण है वो निकल जाए, काला काला आवरण जो है वो मरीच का तो भी मिलता है, वो श्वेत मरीच मिलता है। ये गोलियां जैसा दिखता है। तो इन्होंने क्या किया कि वो मरीच लाया और गोली जैसे देना आरंभ किया लोगों को। कफग्न है, खास करके दोनों वहां खाना खाने के बाद और रात सोते वक्त इस प्रकार से कफ प्राधान्य है तो दे देना इस प्रकार। तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स है। फिर एक दो व्यक्तियों ने पूछा ये मरीच है क्या इस प्रकार के, बाकी कुछ को पता भी नहीं चला कि ये मरीच है। लोग समझते हैं कि गोलियां है इस प्रकार से, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ लाना है और दे देना है इस प्रकार से। तो कहने कहने का मतलब है कि इस प्रकार का मरीज का फायदा, लेकिन कफ प्राधान्य है तभी देना है मरीज, बाकी के लिए अच्छा इस प्रकार का नहीं है। पैच्छिल्याद गौरवाद द्रव्यम रुद्ध्वा रसवः स्थिराः दत्ते यद गौरवं तस्यात् अभिष्यन्ति यथा दधि। तो पैच्छिल्य गौरव इसके जरिए जो द्रव्य रसवः स्थिरा का अवरोध करके गौरव निर्माण करता है वो अभिसंधि है, यथा दही। तो दही के बारे में तो काफी जागरूकता होनी चाहिए कि दही प्रिय इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, खास करके साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। और फिर पीढ़ियों से दही का सेवन करते आ रहे हैं, रात में भी दही खाते हैं वगैरह वगैरह, सभी ऋतुओं में खाते हैं वगैरह वगैरह। वसंतोष्ण शरद सुना, वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही निषिद्ध इस प्रकार का है। सर और हरियाणा में फिर तो खाते ही दही है। हाँ सातम्य बचपन से ही सातम्य हो जाता है। मैं सभी लोग खाते हैं सर, रात को भी कई लोग लस्सी पीते हैं और दही भी, गाढ़े वाली लस्सी। और कुछ हाँ, होता नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या कारण है। वो आदत पड़ गई है उसकी, और इसलिए साथ में हो जाने से तकलीफ नहीं होती है इस प्रकार से। लेकिन अहित इस प्रकार का साथ में होगा तो भी उससे दूर जाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है। तो धीरे धीरे उसको कम करना है और छाछ लेना
शुरू करना चाहिए। छाछ में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो दही के खिलाफ प्रॉपर्टी है उसकी। तो छाछ ले सकते हैं, छाछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दही लेते हैं उनके लिए छाछ ठीक लगता है, ज्यादा तकलीफ वाली बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन नामुद्ग सूपम नाक्षौदरम तन्नाकृत सितोपलम नचाना मलकन्नापी, ये जो 4 द्रव्य बताए गए हैं उनके साथ दही लेना उचित है। या दही ज्यादा लिया हो तो प्रतिपक्ष के रूप में उनको देना है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। सर मैं न्यू हूँ, प्लीज ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लीजिए इफ पॉसिबल, मैं आभारी रहूंगी। कहाँ से हो तुम? निरंजन, सो मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से। नैनीताल से। ओके। जी। तुम्हारे पास सुश्रुत का नंबर है? नहीं सर, नहीं है। क्या है नंबर, सांगतोस काय रे सर? हाँ, सर बता दो 96। सर। हाँ, कोई दूसरा भी डाल देगा तो भी चलेगा। ठीक है। 96 73 करके है सर। 73 513 5। 13 हाँ 44 हाँ, 811। ये तुम्हारा नंबर है क्या? ये ज्यादा हो ये गया। अभी भेजा मैंने सर, 73 513 44 811। ये किसका नंबर है मालूम नहीं। मैं सुश्रुत का नंबर शेयर करता हूँ यहाँ पे। ओके सर, तुझा काय नंबर? थैंक यू। 96। हाँ हाँ 8। हाँ 87। तो उसको एक संदेशा भेजो व्हाट्सएप पे, तो तुम्हें ऐड करेगा जीएसवीसी ग्रुप में, और फिर वहां पे आते रहते। अपथ्य से तकलीफ है किंतु अनुदरा कन्या की तरह अल्प में होगी। हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि अगर ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है कि ये नहीं लेना है, तो दही के ऊपर जो निर्बंध है वो सभी पालकर ही दही खाना है, ये सबसे उचित रहेगा। तो इस प्रकार की आदत पड़ गई है और फिर अब छोड़ नहीं सकते, ये बातें फिजूल है। वैसे भी मद्य की आदत हो जाती है तो मद्य छोड़ना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अनुदरा कन्या में उदर होता ही नहीं ऐसा तो नहीं है, उदर इतना पतला होता है कि जैसे कि नहीं है इस प्रकार से, इसलिए अनुदारा कन्या इस प्रकार से कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा इस प्रकार से। तथ्याद अभिसंधि यथा दधि, तो जैसे दही अभिसंधि इस प्रकार का है। विदाय द्रव्यम उद्गारम अम्लम कुर्याद यथा तथा पुरुषाम रुद्दाहं च जनेत पाकं गच्छति चिरा तच्चिरा। विधायी द्रव्य जो है वो उद्गार, अम्ल उद्गार, तृषा, हृदय में दाह, और चिराग पाक इस प्रकार से करता है। दही शहद शहद खा सकते हैं, जरूर खा सकते हैं। नाक शौदर में ऐसा बताया तो शौदर के बिना नहीं लेना है तो शौद्र ले सकते हैं। मैं जो अभी शाखा कोष्ठ गति के लिए शाखा से पित्त कफ जो है वो कोष्ठ में आए, इसलिए दही का अनुपान के रूप में प्रयोग करता हूँ, खास करके आर्टिकेरिया में। और उसके साथ में शहद देता हूँ। तो अनुपान के रूप में 1-2 चम्मच दही और 1-2 चम्मच शहद इस प्रकार से दे सकते हैं। तो फिर दोषों की गति तथा विस्चंदनात्, ये जो है वो कोष्ठ की तरफ होती है। हेलो, जो दही हमेशा खाते हैं उनके फैमिली में डायबिटीज ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ तो
करने प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम आचार्य सुगम दधि में ये के बारे में बताया गया है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो माइक। मैंने 2 बार बंद किया है। तो खास करके अभी के जो पानी पूरी, पाव भाजी वगैरह ये सभी जो, या आलू वड़ा वगैरह वगैरह, ये जो सभी बातें हैं, ये विधा ही जो बताई जाती है। ओल्ड एज में स्रोतो रोग दूर करने के लिए वचा दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वचा का अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। ये काफी अन्य रोगों में, जैसे ये दोष दुष्य समूर्छना भंग करने में भी अच्छी है वचा। और संज्ञा बोधन, ये जो बात कही है इस प्रकार से, तो ये जो एक मोह है ऑटो इम्यून डिसीजेस में, ये अपने ही सेल्स पर हमारी प्रतिकारक शक्ति आक्रमण करती है। तो ये एक तरीके का मोह है, उसको दूर करने के लिए वचा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वचा उष्णवीर्य है, पित्त बढ़ाने वाली है। ये बात ध्यान में रखते हुए कहाँ प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो केवल संज्ञा प्रबोधन के लिए वचा देनी है ऐसा समझकर मत करो, लेकिन जहाँ पे वचा का अच्छा रोल है वहां पे उसको देना है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो संज्ञा बोधन के लिए भी वचा का प्रयोग किया जाता है। अनुदरा कन्या, ये एक थोड़ा सा अतिशयोक्ति इस प्रकार का अलंकार है कि वो इतनी पतली है कि जैसे कि उसको उदर है ही नहीं, इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। तो ये बात तो नहीं हो सकती कि उसको उदर ही नहीं होगा इस प्रकार से। ये मस्ताने के बारे में कहा जाता था कि वो पान अगर निगलती थी तो बाहर से दिखाई देता था, इतनी उसकी त्वचा नाजुक थी इस प्रकार से। तो उसी प्रकार का ये थोड़ा सा रहेगा। और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से बताया जाता है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो अटका है तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। विविध तर्क भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेषु श्वासकाशेषु केवल व विविधकम, इस प्रकार की बात है। आई यूज वचा इन रासना सप्तकवात सर, especially in amvat condition with very good result. I mean सेफ असू शकतो का? सेफ होता है, मात्रा कितनी देते हैं उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा। मात्रा बढ़ जाएगी तो वापक भी है वो। तो अल्फा से प्रयोग किया गया है बराबर। तो अच्छा उष्ण तीक्ष्ण है और संयोग में अगर काम कर रही है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। केवल वचा दे देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे ग्रह बाधा में भी वचा का प्रयोग होता है, हाथ में भी बांधते हैं या भीतर भी प्रयोग कर सकते हैं वचा का। तीक्ष्ण प्रदमन के लिए भी वचा का प्रयोग होता है इस प्रकार से। लेकिन प्रतिष्ठाय में या पीनस में वचा प्रदमन के रूप में देनी है तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि पक्वावस्था आ गई है दोषों की। अगर सामावस्था है दोषों की तो उससे तकलीफ होती है, उल्टी ज्यादा तकलीफ होती है। चाहे वचा चूर्ण का प्रदमन करो या वचा तेल नाक में डालो, पक्वावस्था है तो जादू जैसे रिजल्ट मिलते हैं और कब निकलने लगता है। लेकिन सामावस्था है तो कभी प्रयोग नहीं करना इस प्रकार से। और उसका एक आसान तरीका है देखने का कि अगर हम नाक साफ करने की कोशिश करते हैं और बलगम निकलता है आसानी से, तो समझ लेना है पक्वावस्था है। नाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा इस प्रकार से, तो समझना लगा है कि सामावस्था है। तो उस अवस्था में तो लंघन पाचन यही चिकित्सा प्रधान है इस प्रकार से। और फिर वो होकर जब
छींकें आने लगेगी या फिर कफ निकलने लगेगा तो ही उसके बारे में सोना चाहिए। प्लीज स्ट्रिक्टली बोलो, मराठी ना लिखे। बट बच्चा इस आमपाचक है ना, आमपाचक तो है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन काफी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है। तो सोच समझ कर प्रयोग करो तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी को भी कैसे भी दे देंगे ये बात नहीं चलेगी इस प्रकार से। क्वांटिटी इज 200 grams in 1 kg each content रासना सप्तक। 7 kg रासना सप्तक and 200 mg grams रासना भरड। ओके। जो ग्रंथों के संयोग है वो कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। खुद के मन से अगर संयोग करेंगे, जैसे मंजिष्ठाति काढ़ा में भी ये वचा है, मंजिषा तिकला तिक्ता वचा दारू निशामृता, इस प्रकार से। तोंडातून कफ पड़तो तेव्हा हो सकता है, लेकिन नाक से अगर नहीं निकल रहा तो सामावस्था ही पकड़ना चाहिए। हिंदी में लिखो। बार बार ये सूचना आ रही है। तो काफी हिंदी भाषक है जो मराठी समझ नहीं पा रहे हैं, तो हिंदी में लिखो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो प्रतिष्ठा की प्रधान चिकित्सा लंघन है। हम जनरली ऐसा करते हैं कि रात का खाना बंद कर देते हैं। अगर लेना ही है तो मुद्गयूष, और अगर सहन कर सकते हैं तो कुलत्थयूष, अगर पित्त का अनुबंध नहीं है तो ये दे सकते हैं। और फिर लेप लगाने के देते हैं, शुंठी, जायफल, कर्पूर, इस प्रकार के लेप। ज्यादा ही है तो दालचीनी का लेप इस प्रकार के सर पे लगाते हैं। और फिर इससे पाचन होकर कफ निकलने लगेगा तो फिर नस्य षडबिंदु तेल का कर सकते हैं, जो शोधन के लिए है। लेकिन विधि पूर्वक नस्य करें, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो विदा ही जो है, ये पाव भाजी पानी पूरी वगैरह सभी लेकर जो मसालों उनका प्रयोग ज्यादा होता है जिसमें, वो विदा ही इस प्रकार का हो जाता है। और उसको टालना जरूरी है। गृह्णाति योगवाही द्रव्यम संसर्गी वस्तु गुणान पच्यमानम यथा एतन मधुजल चैतन मधु जल तैलाज सूत लोहादि। अरे वाह, बराबर। तो संसर्गी वस्तु गुण जो पकड़ लेते हैं उनको एनहांस करते हैं, वो पचन होते समय, ये योगवाही है। मधु जल तेल आज सूत लोह, ये सभी इस प्रकार के। हाँ बोलो, हिंदी में बोलो। नमस्ते सर। हाँ। सर 97 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, तो उसमें देखा गया था कि 2 दिन से 100 फीवर था। तो नाक से कोई नहीं था और कफ छाती में जम गया है, ये फर्स्ट डे तो ऐसे दिखा नहीं था। और फर्स्ट डे तो 3 बार लूज मोशन भी हो गए थे। सो लूज मोशन होके फिर फीवर आ गया है, ऐसे ही बस समझ में आ गया था जब पेशेंट को देखा था तो। लेकिन 2 दिन पेशेंट ऐसे उठता था अपने आप से, मतलब पेशेंट की स्थिति बहुत अच्छी थी कि वो खुद से सब कुछ कर लेते थे, मतलब यूरिन को जाना है, बाथरूम तक ऐसे बाहर जाना है थोड़ा, तो इतना सब कुछ कर लेते थे। एंड इवन उन्होंने खाना भी खा लिया था, जैसे एक रोटी और मूंग का पानी दिया था तो वो खा लिया था 2 दिन। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन दूसरे दिन रात को ऐसे हो गया कि अचानक से एक मेडिसिन देने के बाद कफ की एकदम बड़ी सी गुठली ऐसे निकलती है, वो कॉर्नर से निकल गई उस मेडिसिन के साथ ही। तो उस टाइम ऐसे वच्चा प्लस मधु बस मुंह में हम अंगुली से चटा देते हैं ना खुद से, तो ऐसे किया था।
लेकिन बात ये हो गई कि सर वो देने के बाद, उतना करने के बाद है ना, कंटिन्यूस इतना कफ निकला कि जैसे 2 घंटे तो वो कंटिन्यूस चल ही रहा था। और पहले तो स्टैन कफ बोल सकते हैं, वैसे बस वाइट दिख रहा था और जाड़ा जाड़ा ऐसे लग रहा था। तो ये रात को हो गया 7 से 9 बजे तक। उसके बाद कुछ नहीं गया, लेकिन जो संज्ञा उनकी, मतलब घर पे सभी को पहचानते नहीं थे, कुछ लोगों को ही पहचानते थे, तो वो रात को सभी को पहचानने लगे। और दूसरे दिन तो ऐसे हो गया कि पूरी ही बुद्धि उनकी वापस से आ गई है, ऐसे सभी को पहचान लिया। कोई तकलीफ नहीं थी, बस कुछ स्वेलो नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो कोई भी गया, चाय थोड़ी सी उन्होंने ली थी खुद से ही हाथ से लेके, बैठे उठ के बैठे थे, इतना बल अच्छा था। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन 12:30 बजे उन्होंने फिर से रोटी मांगी तो रोटी दे दी थी। तो थोड़ी सी रोटी उसमें से डाइजेस्ट भी हो गई, लेकिन थोड़ी सी ओमिट हो गई थी। इसके बाद लेकिन सर वो रोटी के बाद जो कप निकल गया वो एकदम येलो कलर का, और म्हणजे आपण मराठीत ते बेडके पडतात म्हणतात ना सर, तो उस टाइप का। और वो मैंने खुद से देखे हैं। तो वो इतने निकल गए ना, तो वो मुझे उस टाइम, मैंने खुद से देखा था तो मुझे डर लग रहा था कि अभी ये इतना कफ निकल जाएगा तो वात वृद्धि होके फिर पेशेंट नहीं बच पाएगा। और वैसे ही हो गया सर कि ये हो रहा था 12:30 से 1:30 बजे तक। उसके बाद पेशेंट फिर से एकदम स्टेबल, सारे जो वाइटल्स है वो एकदम स्टेबल। लेकिन 4:30 ऐसे लगा कि थोड़ा सा पेशेंट बार बार सिर को हाथ लगा रहा था, और 5:30 तक वो निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गया है कि ये वचा और मधु जो मुंह में दिया था, जो स्रोतोरोध जिस तरीके से मैंने देखा था, तो उस वजह से ये कफ का जो निकलना हो गया ज्यादा, तो वो हो नहीं, गया। ऐसा तो नहीं कह वो सकते। वहां पे स्टॉप करना चाहिए था। नहीं और नहीं गलत हो गया क्या बच्चा नहीं मधु? नहीं, गलत हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। जनरली इन सभी में कुछ हृदय को बल देने वाली दवाइयाँ होनी चाहिए। मैं इसमें त्रैलोक्य चिंतामणि का ज्यादा प्रयोग करता हूँ। त्रैलोक्य चिंतामणि अदरक, सोरस और शहद के साथ थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो बल रहता है और कब भी निकलता है इस प्रकार। और एक बात, कांस में एक अवस्था ऐसी है, वायु श्लेष्माण मत्स्यति कफ प्रसकंतम विद्वान स्निग्धोष्णैर औषधैर्जयेत्, ये भी एक बात बताई गई। ब्रोंकिएक्टेसिस जिसको कहते हैं अभी के स्थिति में, उसमें कफग्न औषधियों के बजाय स्निग्ध उष्ण औषधियों से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन 97 उम्र है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है कि ये इस प्रकार से मृत्यु हो गई, तो हो सकता है, उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझ कर होनी है ट्रीटमेंट। और इस अवस्था में कुछ इस प्रकार के हेमगर्भ हो या त्रैलोक्य चिंतामणि हो, जिनका चाटन साथ में, या लक्ष्मी विलास हो, ये साथ में रखते हैं तो शायद बात बनती है इसके बारे में। केवल कफग्न चिकित्सा नहीं करनी है, ये थोड़ा ध्यान में रखें। सर कफग्न, दैट मीन्स वो जो कफ निकल रहा था, तो वो इतना ऐसे जाड़ा और क्वांटिटी भी इतनी निकल रही थी कि उस टाइम मुझे ये डर लगा कि ये शायद कहीं अटक ना जाए गले में। तो जो है ऊपर आया हुआ, तो उसको तो अच्छे से निकालना ही चाहिए। और ये सब कुछ जब घर पे चल रहा था, दैट मीन्स जो सक्शन एंड ऑल करना है, ये वो अपने दिमाग में तो उस टाइम चलता ही रहता है कि इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं। तो वो हाँ, नहीं था, तो वचा और मधु जो झट से दिमाग में आ गया, नहीं नहीं, तो ठीक है, मैंने उसमें कोई उसके हाथ से प्रॉब्लम ही वो नहीं है। किया था कि अंगुली पे लगा के, हाँ, आई थिंक पिंच भी नहीं रहेगा तो उतना 1 पिंच उतना, और मधु, हाँ, एंड इवन मैंने सेंधव भी लिया सर उतना ही। तो वो है ना, मैंने मुंह में ऐसे हाथ फिरा दिया था उनके, और उसके बाद जो ऐसा कब है कि इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि हा एक सर, जीव थोडं जो ते है, डोक्यात राहिलंय माझ्या की हे काही चुकीचं झालं का? ऐसा ऐसा नहीं है।
ये होने वाला था बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके। तो उस उम्र में कुछ नहीं कह सकते, यही सही है इस प्रकार से। पण बल व्यवस्थित होतं ना सर त्या पेशंटचं, म्हणजे अजून ते चालत नहीं फिरत. बता सकते, लेकिन जनरली अचानक दिल का दौरा पड़ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ये बात हो सकती है इसमें। तो ठीक है, मेरी अभी चाची चल बसी, वो 92-93 साल की थी। बुखार आया था, 2 ही दिन बुखार था, लेकिन बेचैनी बहुत थी। तो मुझे लगा था कि ये बच नहीं पाएगी। तीसरे दिन मृत्यु हो गई उसकी इस प्रकार से। तो ये ठीक है। इस प्रकार से होता है, बाकी ज्यादा कुछ इस बारे में सोचना सर नहीं। लेकिन मानसी मैडम बता रही है कि सिर्फ पिंच दिया था, पिंच ऑफ वचा, पिंच ऑफ इसीलिए सेंधव मैं एंड बता पिंच रहा ऑफ, हूँ, केवल बच्चा का ये परिणाम नहीं है। इतना, हाँ वही, इतना परिणाम हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो वचा से हुआ है ऐसा मत सोचो, लेकिन इस प्रकार के मरीजों में कुछ ना कुछ रसायन या एक रसशास्त्र का मेडिसिन देना अच्छा है इसके साथ में। तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। आगे सोचो इसके बारे में, अगर कुछ स्थिति होती है तो इसके साथ में कुछ इस प्रकार का द्रव्य देना है, ये अच्छा है इस प्रकार का। वो सिर्फ संवेदना जागृत हो गई वहां पर, उन्होंने फिंगर से अंदर चटाया ना, तो वो वहां पर जसं आपण उलटी करायसाठी स्टिम्युलेट करतो, लाइक दैट इट हैपेंड एंड एवरीथिंग केम आउट. वचा हैज नॉट गिवन दैट मच इफेक्ट. इसमें सक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। पुनर्वसु अस्पताल में सक्शन का प्रयोग करते हैं, 2 ही चीजें हैं, एक सक्शन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कंपलसरी है कारपोरेशन की तरीके से, अस्पताल है तो ऑक्सीजन होना ही है इस प्रकार से। और सक्शन का मशीन रखा है। इस प्रकार के मरीजों में जहाँ ताकत कम है, वहाँ कफ को निकालने के लिए सक्शन का अच्छा प्रयोग है। ये मैकेनिकल है, हम उसको एलोपैथी कहेंगे ऐसा मैं नहीं मानता इस प्रकार से। नहीं, बट इनके केस में उनको पता ही नहीं था कि उसके अंदर कफ है, बिकॉज ही वाज हेल्दी विदाउट कफिंग, विदाउट एनीथिंग. ही केम फॉर सम अदर सिम्टम्स. हम्म। सर सक्शन भी वो कफ गन डाल के तभी करते हैं, LI-16 डालते हैं पहले, उसको म्यूकस को लाइसिस करते हैं, फिर सक्शन करते हैं। अगर ज्यादा वो हार्ड वाला है तो वो भी सक्शन से नहीं निकलता। ठीक है, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। क्योंकि सोचने से फिर दुख होता रहेगा, मुझसे गलती होगी कि इस प्रकार से, तो मत सोचो इसके बारे में। तो बेटर ऑप्शन है विशल्यग्न मर्म से कफ निकल गया हो कहीं इस वजह से, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विशल्यग्न मर्म में वायु की बात कही गई है, कफ की बात नहीं की गई है। और अपने आप पाकात प्रपतित शल्य जो है तो कुछ नुकसान नहीं है, निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर ये वायुरहन्या रसूम इस प्रकार की बात कही गई है। तो सर इससे थोड़ा मुश्किल होगा देखना इस प्रकार से। सर ओल्ड एज में वायु की वृद्धि तो ऑलरेडी रहती है, तो उसमें जैसे कि कोई ऐसी अवस्था रही कि अवस्था पाक विकृत हुआ हो, और जो प्रथम अवस्था पाक में आम या कफ बन रहा था उसको द्वितीय और तृतीय अवस्था पाक विकृत होने की वजह से, जो कि आम को या कफ को बैलेंस करके रखते हैं, वायु कफ को बैलेंस करके रखती है जो तृतीय अवस्था पाक में बनता है। तो अगर ये बैलेंस नहीं बन पाया अवस्था पाक विकृत होने की वजह से, तो कफ जो है पक्वाशय से एब्जॉर्ब होके कफ के स्थानों उरा शिरोग्रीवा पर्वाण्यामाशय श्लेष्मणा स्थानानि में एकत्रित हो गया। जब एकत्रित हो गया तो कफ का गुण जो हमारा पिच्छिल गुण होता है, ये पिच्छिल मतलब चिपचिपा, चिपचिपे गुण के वजह से मार्गावरोध या स्रोतावरोध की स्थिति पैदा हुई। स्रोतावरोध पैदा हुआ तो वायु की वृद्धि हुई। वायु की वृद्धि हुई तो वायु जैसे धूप कपड़ों को सुखाती है, जलीयांश को सुखाती है, वैसे ही अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी कपड़े सूख जाते हैं। तो वो वायु जो है जलीयांश को सुखाने लग गई। जलीयांश को सुखाने ही नहीं लग गई, वायु ने पित्त को भी भड़का दिया। जैसे वायु से हम चूल्हे को तेजी से भड़का देते हैं, जला देते हैं, उस तरीके से वायु ने पित्त को भड़का दिया। तो वायु और पित्त अब दोनों मिलकर शोषण कर्म करने लग गए, और जो फेफड़ों में कफ जमा हुआ था, इकट्ठा हुआ था, उसको सुखा डाला। और ये सुखाने की वजह से ये स्थिति ड्राई कफ बन गया। और ये जो ड्राई कफ, सूखा हुआ कफ है, ये लवण रस की तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है।
तो इसको पिघलाने के लिए अम्लधर्मी कल्पों को हम इस्तेमाल करके इसको पहले पिघलाते और उसके बाद इसको हम कुछ ऐसी औषधियों से बाहर निकालते जो कि इमली सरीखी थी, जो कि लीन कफ को भी बाहर निकाल देती हैं। तो ये मेरा विचार है सर, पता नहीं सही है कि गलत। लेकिन इन सभी के बावजूद उम्र ज्यादा है, ये सबसे बड़ी बात है, उसको दखल अंदाजी नहीं करना है। जी सर, जी सर। हाँ, तो उस बात को टाल के बाकी कुछ भी बातें करेंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा इसका। इस प्रकार की अवस्था में, इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए बस। मरणासन में अक्सर देखा जाता है कि मरण से पहले सारी वेदना शांत हो जाती है और फिर रोगी भी कुछ समय बाद चला जाता है। शायद ये अरिष्ट लक्षण होता है, ये अरिष्ट लक्षण ही है इस प्रकार से। मेरे पास एक मैलिग्नेंट मेलानोमा की केस थी और काफी 300 से ज्यादा मेलानोमा थे इस प्रकार से। हर रोज सुबह मुझे उसके पत्नी का फोन आता था, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक दिन उसने कहा कि कल की रात बहुत अच्छी गई, उन्होंने मुझे जगाया नहीं इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तुम एक बार जाके देखो क्या स्थिति है। तो उसने बता दिया कि पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बचने वाली नहीं है, मैं आता हूँ। मेरे जाने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया था। तो जब तक आत्मा है वहां पे स्थिर है, तब तक ये चींटियां वगैरह आक्रमण नहीं कर सकती। लेकिन जब इनका आक्रमण होता है तो उनको पता चल जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ के जा रहा है, तो अब ये इस पर हम राज करेंगे इस प्रकार से। और 2 ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार से। तो ये सेंसेशंस वीक हो जाते हैं, ये भी एक इसमें बात है। और फिर तुरंत मौत हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन मेरे पिता के बारे में भी मैंने देखा था, और उनको मौत तो तुरंत नहीं होती, 2 महीने के बाद हुई। लेकिन फिर हमने ये चारपाई जो है उसके चारों में पानी रख के, किसी कटोरी वगैरह लेके उसमें पानी रख के, वो चारपाई के जो 4 पांव है वो वहां पे उसमें रखे थे, पानी में रखे थे, ताकि चींटियां फिर से चढ़े नहीं इस प्रकार से। और उसके बाद भी वो 2 महीने तक जिंदा रहे। लेकिन रिष्ट ही था, लेकिन तुरंत रिष्ट नहीं था, इतना ही हुआ। बाद में तुरंत रिष्ट। इसमें एक अहम मुद्दा और भी है कि अगर खाना कम हो जाता है एकदम 200 300 या 100 इतना ही खाना अगर जाता है, द्रव हो या इस प्रकार का, तो समझ लेना चाहिए ज्यादा टिकेंगे नहीं। जब तक खाना अच्छा जा रहा है तब तक टिकते हैं जनरली इस प्रकार से। तो ये एक अहम बात ध्यान में रखो इस प्रकार की। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। डेथ के बाद चिट्टियां चढ़ती है कि जिंदा इसमें भी चिट्टियां चढ़ी तो उसको कंसिडर करना चाहिए अरिष्ट लक्षण है करके। हाँ, चिड़िया अगर चढ़ जाती है इस प्रकार से तो अरिष्ट लक्षण में ये होता है। और मतलब तुरंत अभी भी भी मौत हो प्राण सकती है, चींटियां चढ़ी है फिर भी प्राण है। है। हाँ, मतलब आपके वो पिताजी के धीरे केस धीरे में कम हो जाता है, प्राण है उस समय में, लेकिन 1-2 घंटे में शांत हो जाता है। तो ओके। मरीज अगर देखेंगे ना तो पता चल जाएगा इस प्रकार से होता है ये। तो आपके पिताजी के ऊपर चींटियां चढ़ी थी, फिर आपने चारों चढ़ी तरफ थी। से पानी लगाकर उसको लाइक मेंटेन किया। हाँ, लेकिन उस समय तो बच गए। मुझे लगा था कि तुरंत मौत होगी, लेकिन उस समय तो बच गए। ये चालू तो रहा, रिश्ते लक्षण वगैरह जैसा जो है चालू रहा, और फिर 2 महीने के बाद मौत हुई। नहीं, तो ही वाज बेड रिडन ओनली कि ही वाज एक्टिव। बेडिडन, बेडिडन, टोटली बेडिडन। और एज कितनी थी उनको उनकी तभी? हेपेटाइटिस, हाँ, एज कितनी थी उनकी तभी? 67 से 70 थी शायद। उनको अच्छा। डायबिटीज था सीवियर, और जख्म हो गई थी, हाथ में व्रणशोथ हो गया था। उसकी ट्रीटमेंट करते समय जो खून चढ़ाया उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया। फिर उसके जरिए ये लिवर सिरोसिस हुआ, फिर उधर उधर जातोदत्तावस्था हुई, और उन्होंने जीने की इच्छा नहीं थी, ये सबसे आम था। वो बोल रहे थे कि अब मेरा सब कुछ हो गया है, मुझे अब जाना है इस प्रकार से।
तो फिर मौत हो गई इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। थैंक यू सर। यूएई में एक ग्रुप है ईगा करके, एमिरेट्स आयुर्वेद ग्रेजुएट्स एसोसिएशन इस प्रकार से। तो जब मैं 2-3 बार गया था यूएई में, अबू धाबी या दुबई में, तो मेरे वहाँ पे लेक्चर हुए थे, ऑनलाइन भी कुछ लेक्चर हुए थे। आज एक ऑनलाइन लेक्चर दोपहर 3:30 बजे है सर्वरोग निदान के बारे में। अभी मुझे ये तो पता नहीं है सभी के लिए है या नहीं है, तो मैं इनसे एक बार पूछ लेता हूँ। अगर वो बताते हैं कि सभी आ सकते हैं, कि वहाँ तो 30-40 मेंबर्स होंगे यूएई के, ईगा के, लेकिन अगर दूसरों के लिए भी चल सकता है तो मैं शेयर करूंगा जीएसवीसी पर, तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। सभी को सब शुभ रहे। तो ठीक है, ये 3:30 बजे है, 3:30 से 4:30 बजे तक है, तो अगर ज्वाइन कर